नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, जैसा आपको पता है, मैं इस चैनल पर लाता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवेल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट्स पसंद हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, इसी नोट पर आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ हारजीत नॉवल का पार्ट 15। इसके बाकी के 14 पार्ट्स आपको ऊपर आई बटन के लिंक से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हारजीत नॉवल का पार्ट 15। उस्ताद, कोई भीतर से अपेक्षाकृत ऊंचे स्वर में बोला। वो इत्तेफाक से मिल जाए तो दूसरी बात है, वरना इतने बड़े शहर में एक आदमी को ढूंढना क्या कोई हंसी खेल है। ढूंढना पड़ेगा, दूसरी आवाज़ आई, वरना डोगरा मेरी ऐसी तैसी फेर देगा। लेकिन कोई तरीका तो हो, तीसरी आवाज़ आई। उसका कोई ठिकाना तो हो, कोई जरिया तो हो। अगर वो वाकई इतना बड़ा डाकू है तो उसको ढूंढने की जगह हमें उसकी खबर पुलिस को कर देनी चाहिए कि वो बम्बई में है। फिर पुलिस अपने आप बम्बई का चप्पा चप्पा छान मारेगी। फिर या तो वो गोली खा जाएगा या फांसी पर चढ़ जाएगा। अगर हमने उसको मारने के लिए उसे तलाश करना है तो ये तरीका क्या बुरा है। उस्ताद, ये ठीक कह रहा है। इस मामले में हम पुलिस जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के रसूख, दबदबे और सलाहियत का मुकाबला नहीं कर सकते। डोगरा ने भी इस बारे में मेरी राय पूछी थी, लेकिन तब मैंने कह दिया था कि पुलिस को खबर करना गलत था। उस्ताद, डोगरा से दोबारा बात करके देखो। मैं करूँगा। अभी फ़ोन कर लो, वो खफा हो जाएगा। अभी उसका फ़ोन आता ही होगा, तब मैं उससे ये बात कहूँगा। यानी कि अभी उन लोगों का वहाँ से टलने का कोई इरादा नहीं लगता था। तैयार, विमल बोला। फिर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन? भीतर से पूछा गया। मैं कौन? नाम बोलो। कालीचरण। क्या चाहते हो? मैंने घोरपड़े से बात करनी है। मैं होटल से आया हूँ, मुझे सुलेमान साहब ने भेजा है। तुरंत दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुद घोरपड़े ने खोला था। उसने बड़े संदिग्ध भाव से पहले विमल को, फिर नीलम को और फिर विमल को देखा। रास्ते से हटो, विमल बड़े अधिकारपूर्ण स्वर में बोला। घोरपड़े एक तरफ हट गया। विमल और नीलम भीतर दाखिल हुए। इन्हें चलता करो, विमल बोला। क्यों? घोरपड़े बोला। जो बात मैं तुमसे कहने आया हूँ वो इनके सुनने लायक नहीं है। लेकिन बात क्या है? मैं बात तुम्हें इनके सामने बता सकता हूँ, लेकिन बाद में तुम ही पछताओगे कि मैंने ऐसा किया। घोरपड़े कुछ क्षण खामोश रहा और फिर संदिग्ध भाव से बोला। तुमने सुलेमान साहब का नाम लिया था? हाँ, मैं उनका खास आदमी हूँ। उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। लेकिन ये तो नियम के खिलाफ है। सुलेमान साहब कभी मुझसे सीधे संपर्क स्थापित नहीं कर सकते। अगर उनका मुझसे कोई मतलब होता तो वो डोगरा साहब से बात करते। तुम्हें नहीं मालूम? क्या तुम डोगरा के लेफ्टिनेंट हो, फिर भी तुम्हें नहीं मालूम? अरे क्या नहीं मालूम? डोगरा ने भी तुम्हें नहीं बताया? साले, घोरपड़े झुंझला गया। वो मुट्ठियां पीछे विमल की तरफ बढ़ा। मस्खरी करता है? डोगरा का पत्ता कट गया है, विमल जल्दी से बोला। घोरपड़े रास्ते में थमक गया। उसकी भींची हुई मुट्ठियां खुल गई। उसके चेहरे पर गहन आश्चर्य और अविश्वास के भाव प्रकट हुए। क्या? फिर उसके मुंह से निकला, तुम्हारे बॉस का पत्ता कट गया है। छोकरे, घोरपड़े एकाएक कहर भरे स्वर में बोला। अगर ये बात गलत निकली तो तेरी खैर नहीं, और अगर ये बात सही निकली और तुमने अपनी ये बकवास बंद करके मेरी बात न सुनी तो तुम्हारी खैर नहीं, विमल बोला। इन दोनों पर निगाह रखना, घोरपड़े ने चमचों को आदेश दिया। ये भागने ना पाए। दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। एक ने आगे बढ़कर दरवाजे को भीतर से बंद कर दिया और उसके साथ पीठ लगाकर खड़ा हो गया। दूसरे ने एक खटके वाला चाकू निकाल लिया। नीलम सहम कर विमल के कंधे से लिपट गई। विमल ने आश्वासनपूर्ण भाव से उसका कंधा थपथपाया। उसका दूसरा हाथ पतलून की बेल्ट में खुशी रिवॉल्वर से ज़्यादा दूर नहीं था। वो बड़ी सहूलियत से जब चाहता उन तीनों को सूट कर सकता था। घोरपड़े एक और पड़े टेलीफोन के पास पहुंचा। उसने एक नंबर डायल किया। काफ़ी देर तक कोई जवाब न मिलने पर उसने लाइन काटकर एक दूसरा नंबर डायल किया। इस बार तुरंत जवाब मिला। घोरपड़े ने पहले कोई कोड शब्द सा बोला जिसे कि विमल समझ न सका, और फिर कहा, डोगरा साहब का दूसरा नंबर खराब मालूम होता है, उसके स्वीट में लाइन दो। क्या? स्वीट खाली पड़ा है? वे अब होटल में नहीं रहते? अच्छा, अब कहाँ है वो? मालूम नहीं। कमाल है। उसने रिसीवर रख दिया और बड़बड़ाया। कमाल है, सुबह से 6 बार तो डोगरा साहब मुझसे फ़ोन पर बात कर चुके हैं। उन्होंने तो मुझे बताया नहीं कि अब वे होटल में नहीं थे। तुम्हें यह बताने में, विमल बोला, कि उन्हें वहाँ से निकाला जा चुका है हद तक ना होती। अपने एक मामूली आदमी के सामने उनकी नाक ना कट जाती। मैं मामूली आदमी नहीं हूँ, वो फुंफकारा। मुझे मालूम है तुम डोगरा के खास आदमी हो, उसके लेफ्टिनेंट हो, लेकिन अपने साहब लोगों के मुकाबले में तो तुम मामूली आदमी हो। वो खामोश रहा। अब तुम लगे हाथों मेरे बारे में सुलेमान साहब को भी फ़ोन कर लो। घोरपड़े ने दोबारा फ़ोन की तरफ हाथ न बढ़ाया। बेवकूफ़ के बच्चे,
एकाएक विमल सांप की तरफ फुफकारा। अब क्या मैं सुलेमान साहब को जाकर ये रिपोर्ट दूं कि तुम किसी तरक्की के काबिल नहीं हो? क्या? कि तुम किसी इनाम के काबिल नहीं हो? क्या? उसकी निगाह अपने आप ही नीलम की तरफ उठ गई। सुलेमान साहब से हासिल होने वाले छप्पर फाड़कर टपके जैसे इनाम के बारे में उसने बहुत कुछ सुना हुआ था कि तुम हरगिज भी डोगरा की जगह लेने के काबिल नहीं हो। डोगरा की जगह? घोरपड़े के मुंह से निकला। जब डोगरा का पत्ता कटा है तो उसकी जगह कोई लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। एकाएक उसके चेहरे पर से संशय के समस्त भाव गायब हो गए। दफा हो जाओ, वो अपने साथियों से बोला। नीचे सड़क पर जाकर मेरा इंतजार करो, जब तक मैं ना बुलाऊं ऊपर ना आना। चलो निकलो। अपने उस्ताद के रवैये में हुए उस अप्रत्याशित परिवर्तन से उसके दोनों चमचे सकपकाए, लेकिन उनकी हुक्म उदोली की हिम्मत ना हुई। दोनों फौरन वहां से बाहर निकल गए। घोरपड़े ने आगे बढ़कर दरवाज़ा मजबूती से भीतर से बंद कर दिया। वो दरवाजे के पास से हटकर विमल और नीलम के सामने आ खड़ा हुआ। चीचक के दागों से भरे उसके मोटे भद्दे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। वो बड़े प्रेम भाव से बोला, अब बोलो। मैं खाक बोलूं? विमल तीखे स्वर में बोला। तुमने अपनी खोपड़ी से काम लिया होता तो तुम खुद ही ना समझ गए होते कि हालात क्या करवट बदल रहे हैं। क्या ये बहुत पेचीदा बात थी जो तुम्हारे भेजे में नहीं घुसी कि अगर डोगरा का पत्ता कट जाए तो उसके आदमियों में उसकी जगह लेने लायक आदमी कौन हो सकता है? मैं? क्या मैं? और कौन? लेकिन मुझे पता नहीं था कि डोगरा साहब की होटल से छुट्टी हो चुकी है। उसकी ना सिर्फ होटल से छुट्टी हो चुकी है बल्कि बहुत जल्द उनको खलास किए जाने का भी हुक्म होने वाला है। क्या? ये काम होटल में इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि ऐसा करने से होटल की नेकनामी पर हर्फ आ सकता था। डोगरा को भी इस बात का एहसास हो गया है कि उसको खलास किया जा सकता है, इसलिए वो गायब हो गया है, कहीं जा छुपा है। गायब हो गया है? छुप गया है? लेकिन मुझे तो वो दिन में कई बार फ़ोन कर चुका है। मुझे मालूम है, सुलेमान साहब को उससे यही उम्मीद थी कि अभी फ़िलहाल वो तुमसे संपर्क रखेगा, इसलिए मुझे यहाँ तुम्हारे पास भेजा गया है। उसने पहले फ़ोन किया है तो अभी फिर भी करेगा, लेकिन जैसे उसने पहले तुम्हें भनक नहीं पड़ने दी थी कि वो होटल से नहीं कहीं और से बोल रहा था, वैसे ही अब भी नहीं पड़ने देगा। लेकिन इस बार उसका फ़ोन आने पर तुमने मालूम करने की कोशिश करनी है कि वो कहाँ छुपा हुआ है। घोरपड़े ने बड़ी संजीदगी से सहमति में सिर हिलाया। विमल ने अपनी जेब से अपना पाइप निकाला और बड़ी लापरवाही से उसे सुलगाने की क्रिया में रत हो गया। ये? घोरपड़े अपने होठों पर जुबान फेरता हुआ बोला। लड़की कौन है? ये रोज़ी है, विमल बोला। नीलम बहुत इटलाकर बड़े चित्ताकर्षक ढंग से मुस्कुराई। घोरपड़े की लार टपक गई। रोज़ी, विमल बोला, तुम्हारा इनाम। वो एक क्षण ठिठका और फिर बड़े अर्थपूर्ण स्वर में बोला, हो सकती है। हो सकती है? हाँ, तुम जानते ही होगे कि काम के आदमियों की सुलेमान साहब कितनी कद्र करते हैं और इनाम के काबिल काम करके दिखाने वालों के लिए उनका पहला इनाम क्या होता है। घोरपड़े ने सहमति में सिर हिलाया। इस बार यूं उसने नीलम की तरफ देखा जैसे वो उसे आंखों ही आंखों में हजम कर जाना चाहता हो। मुझे करना क्या होगा? घोरपड़े बोला। बहुत ऊंचा उठने के लिए, होटल में डोगरा वाला स्वीट हासिल करने के लिए, सुलेमान साहब का हम प्याला, हम निवाला बनने के लिए, काले पहाड़ के कानों तक अपना नाम पहुंचाने के लिए तो अभी तुम्हें बहुत कुछ करना होगा। लेकिन डोगरा की फ़ौरन जगह लेने के लिए तो तुमने सिर्फ इतना करना है कि तुमने उसकी मुकम्मल छुट्टी करवाने में मेरी मदद करनी है। उसे खलास करना होगा। वो काम मैं करूँगा। इस काम के लिए मुझे खास तौर से तैनात किया गया है। देखो। विमल ने अपनी जैकेट सरकाकर पतलून की बेल्ट में घुसी हुई रिवॉल्वर उसे दिखाई, जिसका कि घोरपड़े पर प्रत्याशित प्रभाव पड़ा। तुमने सिर्फ ये पता लगाने में मेरी मदद करनी है कि डोगरा कहाँ है। ये कैसे पता लगेगा? उसका फ़ोन नहीं आएगा, स्टूपिड। वो अभी तुम पर भरोसा कर रहा है। वो समझ रहा है कि अभी तुम्हें नहीं मालूम कि उसका पत्ता कट चुका है। मैंने आकर ना बताया होता तो मालूम होता भी नहीं तुम्हें। इस बार जब वो फ़ोन करे तो तुम उसको मस्का मारकर उससे मालूम करने की कोशिश करना कि वो कहाँ टिका हुआ है। घोरपड़े ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन उसे तुम पर शक न होने पाए, विमल चेतावनी भरे स्वर में बोला। नहीं होगा, घोरपड़े छाती फुलाकर बोला। मैं तो। तभी एकाएक फ़ोन की घंटी बज उठी। घोरपड़े ने चौंक कर फ़ोन की तरफ देखा। वही होगा, विमल गंभीरता से बोला। घोरपड़े फ़ोन की तरफ बढ़ा। विमल उसके साथ लपका। वो फ़ोन उठाने लगा तो विमल बोला, अगर वही हो तो उसे तसल्ली कराकर कि तुम ही बोल रहे हो, फ़ोन मुझे दे देना। उसे शक हो जाएगा। घोरपड़े बोला, मुझे ऐसा होता लगेगा तो फ़ोन मैं वापस तुम्हें पकड़ा दूंगा, ठीक है? उसने सहमति में सिर हिलाया और फिर फ़ोन उठा लिया। हाँ साहब, वो बड़े अदब से बोला। नमस्ते साहब, मैं घोरपड़े बोल रहा हूँ। आप ही के काम में लगा हुआ था डोगरा साहब। यहाँ होता तो फ़ोन सुनता ना, बस मैं अभी अभी यहाँ पहुँचा हूँ। जी मैं सुन रहा हूँ। फिर एकाएक उसने फ़ोन विमल के कान से लगा दिया। सुनो। डोगरा की आवाज़ विमल के कानों में पड़ी। यूँ वो सोहल का बच्चा ढूंढे नहीं मिलने वाला। यूँ वो मिल भी जाएगा तो बहुत वक्त लगेगा और मैं चाहता हूँ कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए। उसको फंसाने की मैंने एक तरकीब सोची है।
क्या साहब? विमल भरसक घोरपड़े की स्वर की नकल करता हुआ बोला। जी, तुम अंडरवर्ल्ड में ये खबर फैला दो कि डोगरा साहब अब होटल सीव्यू को छोड़कर अपने बांद्रा वाले फ्लैट में रहने लगा है। मैं सुरजीत वाले फ्लैट की बात कर रहा हूँ, समझ गए? जी हाँ, लेकिन ये बात ऐसी चतुराई से फैलाई जानी चाहिए कि उसे शक ना हो। वो सुने तो यही समझे कि इत्तेफाक से इस बात की भनक उसके कान में पड़ गई है। वो रुस्तम भाई पर भी दोबारा हाथ डाल सकता है, इसलिए मैंने उसे भी समझा दिया है कि दोबारा अगर वो सरदार का बच्चा उस पर चढ़ दौड़े तो थोड़ी बहुत हिल हुज्जत के बाद वो उसे बता दे कि मैं बांद्रा वाले फ्लैट में था। सोहल को ये बात जच भी जाएगी। उसकी निगाह में उसे उस फ्लैट को दोबारा टटोलना नहीं सोच सकता था और इसलिए उसे मैं अपने लिए सुरक्षित समझ सकता था, समझ गए? जी हाँ। फिर अपने 4-5 आदमियों को उस फ्लैट के और फ्लैट वाली इमारत के इर्द गिर्द ये समझाकर फैला दो कि जो ही सोहल वहाँ कदम रखे उन्होंने उसको खलास कर देना है। ठीक है? ठीक है साहब, विमल तनिक खांसता हुआ बोला। मैं अभी सब इंतज़ाम करवाता हूँ साहब। आप अब होटल में नहीं हैं साहब? नहीं। वो तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया है? गले में कुछ अटक गया है साहब, विमल पहले से ज़ोर से खांसता हुआ बोला। मैं अभी पानी पीकर आपसे बात करता हूँ। उसने रिसीवर कान से हटाया और माउथ पीस पर हाथ रखता हुआ घोरपड़े से बोला। उसे मेरी आवाज़ पर शक हो गया है, तसल्ली कराओ उसको और पूछो कि वो कहाँ से बोल रहा है। घोरपड़े ने सहमति में सिर हिलाया। उसने फ़ोन अपने हाथ में लेकर कान से लगा लिया और सुसंयत स्वर में बोला, अब आवाज़ ठीक हो गई है साहब। तनिक हंसा। और कौन बोलेगा साहब? इस फ़ोन को तो मेरे सिवाय कोई हाथ भी नहीं लगाता साहब। पहले भी यही आवाज़ थी, ज़रा गले में कुछ फंस गया था इसलिए थोड़ा फ़र्क आ गया था। उस आदमी की वजह से आपका दिल दहला हुआ है ना साहब, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ साहब। आप फिक्र ना कीजिए, अभी सब इंतज़ाम हो जाएगा। कोई नतीजा सामने आए तो मैं होटल में आपको खबर कर दूंगा। आप होटल में नहीं हैं? घोरपड़े ने हैरानी जाहिर की। ओह, जब तक वो आदमी मर नहीं जाता तब तक के लिए आपने होटल छोड़ दिया है? तो फिर मैं आपसे कहाँ संपर्क करूँ? अब कहाँ हैं आप? यही बताना हो सकता है कि काम हो गया है या उसमें कोई अड़चन आ गई है। आप खुद तो फ़ोन कर लेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आन खड़ी हुई जिसमें आपके फ़ोन आने का इंतज़ार करना वक्त की बर्बादी लगने लगा तो फिर आप ही खफा होंगे कि बात आपको फ़ौरन नहीं मालूम हो सकी। लेकिन साहब, हर्ज भी क्या है अगर? घोरपड़े के चेहरे पर एकाएक वितृष्णा के भाव आ गए। उसने रिसीवर कान से हटा लिया। क्या हुआ? विमल व्यग्रता से बोला। लाइन काट दी साले ने, घोरपड़े बोला। ओह, विमल निराश स्वर में बोला। अब कैसे पता लगे कि वो कहाँ से बोल रहा था? मैंने तो उसे बहुत पटाया, लेकिन साला मानकर नहीं दिया। मुझे तुम्हारी बात सच लगती है। क्या? उसे भी इस बात का डर सता रहा मालूम होता है कि कहीं उसे खलास न कर दिया जाए और ऊपर से सीधे मिला कोई ऑर्डर मुझे भी उसके खिलाफ न कर दे। और नहीं तो क्या, विमल बोला। वो खुश था कि घोरपड़े पर उसका विश्वास पूरी तरह से बैठ चुका था और अब उसका दिमाग भी वैसी ही बातें सोच रहा था जैसी विमल ने बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से उसके दिमाग में बिठाई थी। लेकिन मैं भी साले की नस नस से वाकिफ़ हूँ, घोरपड़े मुंह बिगाड़ कर बोला। मैं चुटकियों में पता लगा लूँगा कि वो कहाँ गर्क हुआ है। अच्छा? विमल के मन में नई उम्मीद जागी। कैसे? डोगरा पक्का औरत खोर है। औरत के बिना वो एक दिन नहीं रह सकता। वो जहाँ भी होता है रात को मिसेस पिंटो के वैश्यालय से एक लड़की ज़रूर तलब करता है। आज की रात भी वो लड़की के बिना नहीं गुजारने वाला। वो जहाँ भी होगा मिसेस पिंटो की एक कॉल गर्ल उसके साथ ज़रूर होगी और मिसेस पिंटो ने कॉल गर्ल को डोगरा का पता बताकर ही उसके पास भेजा होगा। कहने का मतलब है कि डोगरा और किसी को अपना मौजूदा पता बताए या ना बताए, उसने मिसेस पिंटो को अपना पता ज़रूर बताया होगा, क्योंकि उसके बिना वो डोगरा के पास लड़की कैसे भेजेगी? मिसेस पिंटो तुम्हें बताएगी? विमल संदिग्ध भाव से बोला कि उसने डोगरा के पास कहाँ लड़की भेजी थी। क्यों नहीं बताएगी? ज़रूर बताएगी, घोरपड़े पूरे विश्वास के साथ बोला। आखिर उसकी आंखों के सामने उसके उज्जवल भविष्य के सपने लहरा रहे थे। नहीं बताएगी तो मैं चमड़ी नहीं उधेड़ दूंगा हरामजादी की। गुड, तो चले मिसेस पिंटो के यहाँ? हाँ चलते हैं, लेकिन पहले ज़रा मैं सुलेमान साहब को हालात से वाकिफ़ करा दूँ। उनका नंबर डायल करो। उनका नंबर? तो वो खेतपूर्ण स्वर में बोला, मुझे मालूम नहीं। ओह हाँ, सुलेमान साहब का प्राइवेट नंबर तुम्हें कहाँ मालूम होगा? हटो, मैं करता हूँ फ़ोन। वो फ़ोन के पास से हट गया। विमल ने नीलम को एक गुप्त संकेत किया और वो स्वयं फ़ोन के पास पहुँचा। नीलम बड़े मादक अंदाज से मुस्कुराती हुई घोरपड़े को देखने लगी। घोरपड़े का सारा ध्यान नीलम की तरफ लग गया। विमल ने अनाप शनाप एक नंबर डायल किया। उसे बिजी टोन सुनाई देने लगी। कुछ क्षण वो खामोश रहा और फिर यूं बोला जैसे संपर्क स्थापित हो गया हो। मैं कालीचरण बोल रहा हूँ, सुलेमान साहब से बात करवाओ। वो कुछ क्षण रिसीवर कान से लगाए खड़ा रहा और फिर बड़े अदब से बोला, साहब मैं कालीचरण बोल रहा हूँ, कमाटीपुरे से। डोगरा साहब का वो खास आदमी मुझे मिल गया है। उसने हालात को समझने में बड़ी समझदारी दिखाई है और वो असल काम में हर तरह का सहयोग देने को तैयार है। आपका ख्याल गलत नहीं निकला है, ये आदमी सरासर तरक्की के काबिल है।
मैं आपसे बात कराता हूँ उसकी। जी जी, अच्छा चलिए, ऐसे ही सही। नमस्ते साहब, मैं फिर खबर करूँगा। उसने रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया और नीलम पर दिलो जान से कुर्बान हुए घोरपड़े की तरफ घूमा। मैं तुम्हें फ़ोन पर साबा से दिलाना चाहता था, विमल बोला, लेकिन सुलेमान साहब को लगता है कि खुद तुम्हारी पीठ ठोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि बाद में तुम्हें मैं अपने साथ उनके स्वीट में लेकर जाऊं। घोरपड़े फूलकर कुप्पा हो गया। वो 7वें आसमान पर उड़ने लगा। वो कुछ कर दिखाने के लिए तड़पने लगा। चलो, वो बड़े जोश से बोला। विमल और नीलम उसके साथ हो लिए। विमल द्वारा सुलेमान साहब को की टेलीफोन कॉल ने घोरपड़े को बहुत प्रभावित किया था। अब उसके मन में विमल और उसके मिशन के बारे में कैसा भी कोई संशय नहीं रह गया था। वैसे उसको असली शीशे में इस बात ने उतारा था कि डोगरा के होटल से निकाल दिए जाने की अत्यंत गोपनीय खबर कालीचरण उस तक लाया था। डोगरा का खास आदमी होने के बावजूद जो बात उसे नहीं मालूम थी वो कालीचरण को मालूम थी। क्यों ना मालूम होती, आखिर वो सुलेमान साहब का आदमी था। डोगरा अपने होटल के स्वीट में पलंग पर लेटा हुआ था। खाना उसने नहीं खाया था, लेकिन विस्की की 2/3 बोतल वो खाली कर चुका था। मिसेस पिंटो को वो फ़ोन कर चुका था और उसे ठीक से समझा चुका था कि उसे उस रात कैसी लड़की चाहिए थी। अपनी पसंद बयान करते समय उसके मानस पटल पर उस लड़की की आकृति उभर रही थी जिसने पिछली रात उसके लिए सुलेमान के स्वीट का दरवाज़ा खोला था। एक तरह से उसने उसी लड़की को बयान कर दिया था। उसे लड़की का नाम संध्या बताया गया था और वो 8 बजे वहाँ पहुँचने वाली थी। घोरपड़े के यहाँ घंटे घंटे बाद निरंतर फ़ोन करते रहने के बाद अभी थोड़ी देर पहले उसकी घोरपड़े से बातचीत हुई थी। पता नहीं क्यों उस बातचीत ने उसे आंदोलित कर दिया था। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि वो 2 आदमियों से बातें कर रहा था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? ज़रूर उसका वहम था। वहम ही होगा, वरना ये कैसे हो सकता था कि वार्तालाप के ऐन बीच में उसे घोरपड़े की आवाज़ में फ़र्क लगने लगता और फिर उसकी आवाज़ अपने आप ठीक हो जाती। वो कह तो रहा था कि उसके गले में कुछ फंस गया था। गले में कुछ फंस जाने से आवाज़ में फ़र्क तो आ जाता है। वो खामखा वहम कर रहा था, लेकिन अगर ये उसका वहम था तो उसके दिल को चैन क्यों नहीं आ रहा था? उसने हाथ बढ़ाकर विस्की का ग्लास उठाया और लेटे लेटे ही उसमें से एक घूंट भरा। अब तो सिर्फ वक्त की बात थी। उसने अपने आप को तसल्ली दी। विमल का उसके जाल में फंसना अवश्यंभावी था और फिर घोरपड़े और उसके आदमी बखूबी उसका काम तमाम कर सकते थे। 1 आध दिन की बात थी। उसके बाद चैन ही चैन था। चैन के लिए आज उसने मिसेस पिंटो के वैश्यालय की सबसे महंगी कॉल गर्ल तलब की थी। उसे बताया गया था कि वो मुश्किल से 18 साल की थी और उसका जिस्म ऐसा था जैसे संगमरमर में तराशा गया हो। कभी सुरजीत का जिस्म भी वैसा ही था। सुरजीत की याद भर आने से वो झुंझला गया। ये कोई वक्त था उसे याद करने का? फिर वो जबरन संध्या के नंगे जिस्म की कल्पना करने की कोशिश करने लगा। उस कोशिश में उसकी आंखों में गुलाबी डोरे तैर गए और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने घड़ी पर निगाह डाली। 8 बजने में केवल 10 मिनट बाकी थे। उसने अपनी पतलून की जेब में से अपना पर्स निकाला और उसके भीतर मौजूद नोट गिनने लगा। 2500 रुपये, उसने वितृष्णापूर्ण भाव से बोला। 2000 रुपये उसने संध्या को देने थे और वो अभी कंपनी के लिए मिसेस पिंटो का रियायती रेट था। उसने 100 के 20 नोट पर्स में से निकाले। मेज पर होटल की छपी हुई स्टेशनरी पड़ी थी। वहाँ से उसने एक लिफाफा उठाया और उसमें 20 नोट बंद कर दिए। लिफाफा उसने मेज पर डाल दिया। कल उसने रुपया निकलवाने बैंक भी जाना था, जबकि वो सोहल की मौत से पहले स्वीट से बाहर कदम नहीं रखना चाहता था। लेकिन चेक को होटल वालों के माध्यम से भी कैश करवाया जा सकता था। उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि क्यों उसका मस्तिष्क इतना जड़ हो गया था कि उसे इतनी मामूली बात नहीं सूझी थी। तभी कॉल बेल बजी। उसने पलंग पर से उठकर अपना ड्रेसिंग गाउन पहन लिया। मेज़ पर पड़ी अपनी रिवॉल्वर उठाकर उसने गाउन की जेब में रख ली और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली। 8 बजने में 5 मिनट बाकी थे। कौन? दरवाजे पर पहुंचकर उसने सवाल किया। संध्या, बाहर से एक मधुर आवाज़ आई। डोगरा ने रिवॉल्वर वाली जेब में हाथ डाले डाले दरवाज़ा खोला। बाहर एक अनित सुंदरी खड़ी थी। डोगरा को देखकर वो मुस्कुराई और बोली, हेलो। उस रोज़ पहली बार डोगरा के चेहरे पर रौनक आई। उसने लड़की का मुस्कुराकर स्वागत किया और उसे भीतर बुलाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। संध्या को देखकर उसकी तबीयत खुश हो गई थी। सुलेमान की जिस लड़की से रश्क खाकर उसने संध्या को बुलाया था, वो अब संध्या के मुकाबले में उसे आलूओं का बोरा लग रही थी। संध्या मुश्किल से 18 साल की, लंबी ऊंची कद्दावर, गोरे चिट्टे रंग वाली लड़की थी। उसके चेहरे पर बच्चों जैसी निश्चलता थी, लेकिन जिस्म नौजवान औरत जैसा भरा पूरा था। पोशाक के नाम पर वो एक टाइट जीन्स और स्कीवी पहने थी, जो उसके जिस्म पर चमड़ी की तरह मड़ी हुई थी। कहने को वो हर जगह से ढकी हुई थी, लेकिन डोगरा को उसके स्प्रिंग की तरह कसे हुए जिस्म की एक एक लकीर नुमाया होती लग रही थी। मिसेस पिंटो ने जैसा माल कहा था, उससे बेहतर माल भेजा था। बैठो, डोगरा बोला। वो मुस्कुराती हुई सोफे पर बैठ गई। डोगरा भी उसके बगल में बैठ गया।
कुछ खाओगी? डोगरा ने पूछा। खा लूँगी, वो बड़े मीठे स्वर में बोली। कुछ पियोगी? पी लूँगी। विस्की? जो आपको मुनासिब लगे। खाया डोगरा ने भी कुछ नहीं था। उसने रूम सर्विस को फ़ोन करके विस्की की नई बोतल और ढेर सारा खाने पीने का सामान मंगाया। संध्या ने खाया तो तबीयत से, लेकिन पीने के नाम पर वो एक पैक को चुसकती रही और उसमें सोडा डालती रही। डोगरा समझ गया कि लड़की को ग्राहक को कंपनी देने की खास ट्रेनिंग दी गई थी। मिसेस पिंटो कहती थी। एकाएक संध्या बोली कि आप कंपनी के आदमी हो? हाँ, डोगरा बोला। तो फिर आप यहाँ कैसे? किसी वजह से कुछ दिन मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। बाद में वहीं पहुँच जाऊँगा जहाँ कंपनी के बड़े ओहदेदार रहते हैं, होटल सी व्यू में। मैं वहाँ गई हूँ। अच्छा, किसके बुलावे पर? संध्या ने 2 नाम बताए। डोगरा जलकर कबाब हो गया। जलने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन फिर भी जलकर कबाब हो गया। ऐसी शानदार लड़की किसी और के पहलू में लेटी तो क्यों लेटी? फिर अपना ऐसा सोचना ही उसे मूर्खता लगने लगा। वो एक कॉल गर्ल थी। जो उसकी कीमत अदा कर सकता था वो उसकी रातों का मालिक बन सकता था। लेकिन वे लोग आप जैसे भले नहीं थे। संध्या बोली। आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा, डोगरा फिर खुश हो गया। आप ओहदे में भी उनसे बड़े लगते हैं। बराबर ही हूँ, अलबत्ता मेरा काम जिम्मेदारी का ज़्यादा है। आपका क्या काम है? उसने बड़े भोलेपन से पूछा। जवाब में डोगरा बड़ी बारीकी से उसे अपना काम समझाने लगा। फिर एकाएक इत्तेफाक से उसकी घड़ी पर निगाह पड़ गई तो वो बोलता बोलता बीच में ही रुक गया। 10 बज गए थे। ज़रूर उसकी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। ज़रूर नशे और सोहल की दहशत ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। वो गप्पे लड़ा रहा था। इतनी महंगी लड़की के साथ गप्पे लड़ा रहा था। उसकी उस रात का वो मालिक था जिसके 2 घंटे गुजर भी चुके थे और अभी तक उसने उसकी उंगली तक नहीं छुई थी। लड़की बेहद समझदार थी। वो डोगरा की निगाह का मतलब समझ गई। बेडरूम में चलते हैं, वो मादक स्वर में बोली। डोगरा ने सहमति में गर्दन हिलाई। वो उठकर बेडरूम की तरफ चल दी। तो दोस्तों, ये था हार जीत नॉवल का 15वां पार्ट। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। इसका अगला पार्ट इसका आखिरी पार्ट होगा, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए और हमारे नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।